हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द डॉमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कल की क्लास में हम सब ने मिलकर डिस्कस किया था हैरल्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और उस समय भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों हैरल्ड डॉमर मॉडल को हम इकट्ठे पढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ अलग अलग। जबकि हैरल्ड ने अलग मॉडल दिया, डॉमर ने अलग मॉडल दिया, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तो हम काफी टाइम इनको इकट्ठे करके बोलते हैं हैरल्ड डॉमर मॉडल। अभी तक आप भी सुनते आए होंगे हैरल्ड डॉमर मॉडल इंस्टेड ऑफ हैरल्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डॉमर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके पीछे का रीजन क्या हम लोगों ने देखा था कि जो रिजल्ट हमें हैरल्ड देता है वही सेम रिजल्ट हमें कौन देगा, डॉमर। जब आज की क्लास में हम डॉमर मॉडल में रिजल्ट्स ऑब्टेन कर लेंगे, वहां पे जो इक्वेशन आएगी उसको ऑब्टेन करने के बाद देखेंगे किस तरीके से ये इक्वेशन सिमिलर है, इनफैक्ट सेम है एज दैट ऑफ हैरल्ड। तो उससे पहले जो थोड़ा सा बेसिक आइडिया है वो वापस से लेते हैं। अगर अभी तक आपने हैरल्ड वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज उसको देखिए, और उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो दैट आप आज के लेक्चर को उसके साथ लिंक करके देख सके। हम लोगों ने कल जब हैरल्ड मॉडल पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बोला था, हम जब हैरल्ड डॉमर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हैरल्ड डॉमर दोनों ने क्या किया, दोनों ने सेपरेटली अपनी अपनी जगह क्लासिकल से सप्लाई साइड और केन्स मॉडल से उन्होंने क्या लिया, डिमांड साइड। अब यहाँ पे जब हम हैरल्ड डॉमर के बारे में बात कर रहे हैं तो जो वेरिएबल ये लेकर चल रहे हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या बोला, दोनों ने, हैरल्ड ने, कल हमने देखा था जैसे हैरल्ड ने बोला कि इन्वेस्टमेंट जब भी हम अ, बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से आपकी इनकम इंक्रीज करेगी, या कम होगी अगर इन्वेस्टमेंट तो इनकम कम होगी। लेट्स से अगर आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई तो इकोनॉमी में हमें क्या दिखाई देगा, इनकम इंक्रीज होती दिखाई देगी बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। और इसमें हम क्या बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस इनकम, जब आपकी पॉकेट्स में पैसा आएगा तो मार्केट के अंदर आप ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट करेंगे, तो इनकम की वजह से डिमांड क्रिएशन होगी मार्केट के अंदर। लाइकवाइज जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जब आप मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीनरी की इंस्टॉलेशन की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। और जब भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, कौन सी साइड पे इम्पैक्ट आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आएगा ऑन द सप्लाई साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई साइड पे इम्पैक्ट आएगा, किस फॉर्म में आएगा, जब हमारी सप्लाई साइड में हमें क्या दिखाई देगा, कैपिटल स्टॉक होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम हुआ, इनकम इनकम जनरेशन की वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हमारा यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल यूज हो रहा है। तो इन केस ऑफ हैरल्ड डॉमर मॉडल हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है वर्किंग हो रही है यहाँ एक्सेलरेटर एज वेल एज मल्टीप्लायर की, एक्सेलरेटर प्लस मल्टीप्लायर की वर्किंग हो रही है। अब हैरल्ड में भी मैंने आपको बोला था कि स्टेडी स्टेट की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेबल लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल पे। और वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहां पे इनकम और आउटपुट बराबर होगा, मतलब इनकम और आउटपुट, इसका मतलब डिमांड और सप्लाई जहां पे बराबर होगी उस पॉइंट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, हम यहाँ पे वो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जब हम हैरल्ड डॉमर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने केन्स के मॉडल से मोटिवेशन लिया। केन्स का जो मॉडल था वो शॉर्ट रन का मॉडल था, लेकिन जब हम हैरल्ड या डॉमर के मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, ये लॉन्ग रन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखना इन्होंने बेसिकली जो अपना मोटिवेशन उठाया, जो इन्होंने इक्वेशंस यूज की, वो किनेशियन इक्वेशंस ही है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे मॉडल लॉन्ग रन पे बात कर रहा है, लेकिन जब हम केन्स मॉडल के बारे में बात करते हैं वो शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहा है। नंबर टू, जब हम एजम्पशंस के बारे में बात कर रहे थे तो केन्स का, क्योंकि अब एजम्पशंस आप लोगों ने हैरल्ड में पढ़ी है, सेम एजम्पशंस अभी हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है, इन केस ऑफ किनेशियन कंजप्शन फंक्शन, हमारा कंजप्शन फंक्शन यहाँ से शुरू होता है, मतलब वहां पे ऑटोनॉमस कंजप्शन भी होता है। लेकिन इन केस ऑफ हैरल्ड डॉमर
हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, इन्होंने जो कंजप्शन फंक्शन लिया वहां पे क्या डिफरेंसेस है, इनका कंजप्शन फंक्शन पोस्ट इनिशियल कंजप्शन फंक्शन है। क्लियर, तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको पता होने चाहिए, मे बी कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो यू शुड नो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। आप हैरट के बारे में बात करो या डॉमर के बारे में बात करो, एजम्पशंस रिमेन द सेम। हम लोगों ने क्या क्या एजम्पशन पढ़ी थी, रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने वहां पे पढ़ा था इन केस ऑफ हैरट मॉडल, हम लोग फर्स्ट एजम्पशन पे बात कर रहे थे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम। full employment of income already exists in the economy. नंबर टू, हम लोगों ने क्या बोला था कि इकोनॉमी कैसी है आपकी, इकोनॉमी लेजर फेयर इकोनॉमी है। लेजर फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। इनफैक्ट आपको पता होगा जब कीनेशियन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे कीन्स क्या बोलते हैं, कीन्स बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलना था तो कीन्स ने वहां पे बोला ही ये कि फिजिकल पॉलिसी को लेकर आओ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को लेकर आओ। लेकिन इन केस ऑफ हैरर और डॉमर मॉडल हम लोग क्या देखते हैं, ये क्लासिकल का पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं। ये बोलते हैं कि लेजर फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी की, कि हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए। नो इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, ना ही हमारी कंट्री से सामान बाहर जाएगा, ना ही बाहर से सामान हमारी कंट्री में आएगा। नंबर फोर, फैक्टर रेशियो दैट इज के बाय एल, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उस समय भी मैंने आपको बोला था हैरट पढ़ते समय, अगर हम लेट से हमारा जो के बाय एल रेशियो है दैट इज 2:1, अगर हम लोगों ने लेट से एक यूनिट मशीन प्रोड्यूस की, एक वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रहे हैं प्लस एक लेबर यूज कर रहे हैं, और अगर हमें एक ही जगह 2 मशीन प्रोड्यूस करनी है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4K डिवाइडेड बाई 2L, सच दैट हमारा जो 2:1 का रेशो है दैट विल रिमेन द सेम। यहाँ रेशो पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। नंबर फिफ्थ, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एमपीएस इज कांस्टेंट, ये हमने वहां पे भी देखा था। और इनफैक्ट इसी एजम्पशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो कंजप्शन फंक्शन है वो कौन सा है, दैट इज पोस्ट इनिशियल। अगर इनिशियल होता तो हमारे पास ऑटोनॉमस कंजप्शन भी होता। ठीक है, लेकिन हमारा कंजप्शन फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है रादर देन वाई एक्सिस पे किसी और पॉइंट से इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे। नंबर सिक्स, हम यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, सेविंग इनकम रेशियो प्लस कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब आगे परस्यू करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया टू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। अब यहाँ पे सिक्स मैंने क्या बोला, सेविंग इनकम रेशियो जो है प्लस कैपिटल आउटपुट रेशियो, दीज रेशियोज आर कांस्टेंट, ये दोनों रेशियो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी हमारी। नंबर सेवन, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नंबर एट, ex ante and ex post saving and investment are equal. Ex ante and ex post saving and investment are equal. इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था रियलाइज सेविंग और जो हमारी प्लान सेविंग है वो इक्वल है, एज वेल एज जो हमारी रियलाइज इन्वेस्टमेंट जिसको हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं that must be equal to your planned level of investment. Number 9, marginal product of capital, it is constant, so that जब marginal product constant होता है automatically it implies average product of capital must be equal to marginal product of capital. Number 10, हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, there is no adjustment lag, जैसे ही आप इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसे ही एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमी में इनकम भी इंक्रीज करेगी, वहां पे कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में देयर इज अ टाइम लैग, बट हैरल्ड या डॉमर क्या एज्यूम करके के उन्होंने बोला कि देयर इज नो एडजस्टमेंट लैग, देयर इज नो टाइम लैग। ये असम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे नेट का एग्जाम हो गया, सेट का एग्जाम हो गया,
तो इकोनॉमिक ग्रोथ में assumptions इक्वेशन आते हैं, तो मैं आपको बार बार बोलूंगी assumptions को ध्यान से देखना। अब आप लोगों को assumptions क्लियर होगी, बेसिक क्रक्स क्लियर होना चाहिए अभी तक कि मॉडल बोल क्या रहा है। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडल देख लेते हैं। जैसे हमने हैरल्ड के केस में देखा, हैरल्ड क्या बोलते थे? हैरल्ड बोलते थे कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, डिटर्मिन करना चाहते हैं यूनिक रेट, डिटर्मिन करना चाहते हैं यूनिक रेट जहां पे क्या होगा, इनकम और इन्वेस्टमेंट ग्रो करेंगे सच दैट, इस रेट से ग्रो करेंगे सच दैट इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग रन पे भी क्या हमें दिखाई देगा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिखाई देगा। लाइकवाइज जब हम डॉमर के मॉडल पे बात करते हैं, डॉमर ने भी क्या बोला, टू डिटर्मिन द यूनिक रेट एट विच investment and income, Y stands for income and I stands for investment, must grow such that full employment level full employment level is maintained for longer time, is maintained for longer time। ये किसने बोला? डॉमर ने बोला। ठीक है, अभी तक अगर आप ध्यान से देखें, बेसिक आइडिया सेम है, ठीक है, assumptions आर सेम, ऑब्जेक्टिव भी सेम है, यहाँ तक हमें कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे हमने हैरल्ड मॉडल देखा था, हैरल्ड मॉडल क्या बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हैरल्ड मॉडल में हमने क्या बोला था, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ को कंपेयर किया था। लाइकवाइज जब हम डॉमर के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे भी इक्वालिटी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वारंटेड रेट, नेचुरल रेट के साथ नहीं काम करेंगे। हम यहाँ पे जो मेजर हमारा काम रहेगा दैट इज विद डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फॉर स्टेडी स्टेट हमारे लिए क्या होना चाहिए, डिमांड साइड, डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई, डिमांड मस्ट बी इक्वल टू योर सप्लाई। अब सबसे पहले अगर हम डिमांड साइड की बात करें, डिमांड साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है, डिमांड साइड पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, डिमांड साइड पे इनकम। इसका मतलब डिमांड साइड पे हम बात किसकी करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई की ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। ठीक है, आपको याद है हैरल्ड मॉडल, हैरल्ड मॉडल में भी मैंने आपको क्या बोला था, एक्चुअल ग्रोथ रेट। हैरल्ड मॉडल के केस में एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या था हमारा, डेल्टा वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट ऐसी टर्मिनोलॉजीज को यूज नहीं कर रहे। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम सिर्फ ये वाली साइड देखेंगे। और डेल्टा वाई अपॉन वाई या इनकम के बारे में बात करें, इनकम हमें कहाँ पे दिख रही है, इनकम हमें ऑन द डिमांड साइड दिख रही है। दैट्स वाई यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, डेल्टा चेंज इन इनकम। ठीक है, लेकिन चेंज इन इनकम क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम डायरेक्टली डेल्टा वाई अपॉन वाई के बारे में बात नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए बताया। हम लोगों ने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इनकम पे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम कितनी चेंज हो रही है। हम लोग बोलेंगे इट इज इक्वल टू 1/s। अभी तक आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, डेल्टा वाई अपॉन आई क्या होता है हमारा, इट इज मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर होता है। देखिए यही इक्वेशन बेसिकली हमने यहाँ यूज की है, कैसे यूज की है वो देखते हैं। अगर आपको मल्टीप्लायर की इक्वेशन याद है तो हम इसको लिख देते हैं 1/1 माइनस बी। बी स्टैंड्स फॉर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज 1/s। तो दैट्स व्हाई ये रिलेशन और ये रिलेशन जो है हमारा दैट इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो अभी तक अगर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई को 1/s लिखूं तो बेसिक आपको समझ है, क्योंकि इट इज मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस बी, इट इज द वैल्यू ऑफ योर मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/s। हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा वाई हमारा क्या आ गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन एस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर डिमांड साइड, डिमांड साइड की इक्वेशन है। अब सप्लाई साइड के बारे में बात करेंगे, सप्लाई साइड पर हम क्या बोल रहे हैं, वापस देखते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई साइड हम कैपिटल स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को देखकर चलेंगे।
ठीक है, बिकॉज सप्लाई साइड में हमें कैपिटल दिख रहा है, तो कैपिटल में हम सप्लाई साइड में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को बोलेंगे इट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे वापिस से उस स्लाइड पे चलिए। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, बिकॉज ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ, इनकम हुआ, इनकम की वजह से सॉरी इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रोडक्टिव कैपेसिटी हुई, कैपिटल स्टॉक आया, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल स्टॉक फिर से क्या होगा, प्रोडक्शन करोगे, इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो चेंज इन इनकम आएगा। अब इन द सप्लाई साइड हम इस कैपिटल स्टॉक और इस चेंज इन इनकम का रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के क्या हो जाएगा, सिग्मा। सिग्मा इज अ कांस्टेंट नंबर, दिस इंप्लाइज डेल्टा वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा के, और डेल्टा के इज व्हाट, डेल्टा के इज योर इन्वेस्टमेंट। आपको समझ आया, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहीं से इक्वेशन डिराइव हुई, डेल्टा वाई इज इक्वल टू आई सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन है। अब हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पे, फॉर एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। डिमांड और सप्लाई बराबर होने का मतलब डेल्टा आई अपॉन एस इज इक्वल टू आई सिग्मा। ठीक है, आई सिग्मा। इनफैक्ट याद रखना, जो ये सिग्मा है, सिग्मा क्या है, सिग्मा इट इज अ कांस्टेंट नंबर, और ये क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स एक्चुअली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को ही डिनोट कर रहा है। इट इज इक्वल टू आई सिग्मा। ये क्या है हमारा, आई सिग्मा। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हम लोगों को क्या निकालना होता है, जब हम लोग ग्रोथ रेट देख रहे थे हैरेट के केस में, तो हम डेल्टा वाई अपॉन वाई देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या देखेंगे, हमें ग्रोथ रेट पे ही आना है, एक्चुअल हमें डेल्टा वाई अपॉन वाई पे ही आना है। लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, डेल्टा आई अपॉन आई को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इट कम्स टू बी सिग्मा एस। अब सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू एस, एस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर आपके पास कहीं लिखा हो डेल्टा आई अपॉन आई इज द सम ऑफ, सॉरी इज द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिराइव किया। लेकिन हमारा काम यहाँ पे डेल्टा आई अपॉन आई को फाइंड आउट करना नहीं है, वी वांट कि हमें क्या मिले, हमें ग्रोथ रेट मिले। और ग्रोथ रेट अभी तक आपको पता है, ग्रोथ रेट क्या है, डेल्टा वाई अपॉन वाई इज द ग्रोथ रेट, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम किस रेट से ग्रो कर रही है, दैट इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, वी नीड ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई के बारे में अगर हम बात करें, तो वापिस से डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज योर, पेन चेंज कर रही हूँ, डेल्टा वाई इज योर डेल्टा आई अपॉन एस, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। और हम लोगों ने, एक मिनट, डेल्टा वाई आई अपॉन एस, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेम इक्वेशन को उठाया और यहाँ लिख लिया, इनटू मेरे पास y की टर्म्स, y किसी भी इक्वेशन में नहीं है अलग से, तो मेरे पास 1/y पता है मेरे को होगा, तो डेल्टा वाई आई अपॉन एस वाई। अब एस वाई आपको पता है क्या होता है, आपको याद है assumptions, वापिस से assumptions पे चलिए। assumption नंबर 5 में आइए। हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव था एस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। और जब एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेम है, इसका मतलब एस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। इसका मतलब एस वाई इज इक्वल टू एस। तो यहां से मेरे पास सेविंग की वैल्यू आ गई, सेविंग रेट की वैल्यू आ गई एस वाई। तो इसको मैं अब यहाँ पे लिखूंगी, एस वाई इज वॉट, एस वाई इज माई सेविंग्स, डेल्टा आई अपॉन एस। ठीक है, तो डेल्टा आई अपॉन एस, और मुझे पता है कि मेरे पास
इक्विलिब्रियम के टाइम एस और आई की वैल्यू बराबर होती है, इसका मतलब डेल्टा आई अपॉन आई, बिकॉज एस इज इक्वल टू आई इनकी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें क्या दिखाई देता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब अगर आपसे मैं पूछूं ग्रोथ रेट यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई। आपको पता है ग्रोथ रेट क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ नेशनल इनकम। तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई और डेल्टा आई अपॉन आई बराबर है। लेकिन मेरे पास डेल्टा आई अपॉन आई की एक वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी देखते हैं। डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू एस सिग्मा, आई थी ये वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एस सिग्मा। तो मैं इसका मतलब जब भी हम इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग रन ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था, तो यहाँ पे हमें असेंशियल कंडीशन क्या दिखती है, इट इज द असेंशियल कंडीशन। एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, इसको लिख लेना फॉर एग्जाम। असेंशियल कंडीशन, असेंशियल कंडीशन फॉर मेंटेनिंग, essential condition for maintaining a continuous state of full employment, a continuous state of full employment is that investment and real income must both grow at constant annual rate, and this rate should be equal to propensity to save या marginal propensity to save, जो आप बोलना चाहिए, multiplied by capital output ratio, multiplied by capital output ratio, capital output ratio। अब यहाँ पे अगर हम इसके बारे में बात करें, यहाँ तक तो डॉमर मॉडल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट जो मैं स्टार्टिंग से भी बोल रही थी कि हैरेट का रिजल्ट और डॉमर का रिजल्ट ऑलमोस्ट हमें सेम दिखाई देता है। डॉमर में हमारे पास ग्रोथ क्या है, इट इज इक्वल टू एच सिग्मा। अब यहाँ पे एस इज व्हाट, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेल, इनटू सिग्मा क्या है हमारे पास, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यही है हमारे पास। अब हम हैरड के बारे में बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ हैरड हमारे पास जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, एस अपॉन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। एस इज व्हाट, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जिसको आप सी लिखते थे, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा, डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, यही लिखते थे। तो इसका मतलब अगर मेरे को यहां से मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू, अगर मेरे को इसको ऊपर लेकर जाना है तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेके गई तो रेसिप्रोकल किया। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के इज व्हाट, योर मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो आप लोग मुझे बताइए क्या रिजल्ट सेम है, रिजल्ट्स आर एग्जैक्टली सेम। दैट्स व्हाई हम लोग हैरल्ड डॉमर को इकट्ठे पढ़ते हैं, बिकॉज इन्होंने इकट्ठे एक ही चीज पे बात की। रिजल्ट्स आर इन फैक्ट सेम, थोड़ा सा चेंजेस है बीच में, इक्वेशन किस तरीके से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, बट जो क्रक्स है मॉडल का वो सेम है, रिजल्ट्स आर द सेम। अब यहाँ पे डॉमर पे वापस आइए। डॉमर पे जब भी आपसे कोई पूछे स्टेडी स्टेट के बारे में, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास स्टेडी स्टेट इक्वेशन क्या आई, हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ रेट दैट इज डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू एस सिग्मा। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी कहाँ पे, इन केस ऑफ डॉमर मॉडल। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनानी है आपको इन केस ऑफ डॉमर मॉडल। तो डॉमर मॉडल पे आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे आपके पास आएगी इनकम, नेशनल इनकम, वाई एक्सिस पे यू वी हैव सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक 45 डिग्री की लाइन आएगी जहां पे हम क्या बोलेंगे, इट इज इक्वल टू सेविंग, सेविंग लाइन है ये हमारे पास, एस इज इक्वल टू एस वाई। यहाँ पे जब हम इनकम से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से
आपकी इनकम Y1 थी। इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा इकोनॉमी में, ठीक है। इनकम की वजह से क्या हुआ, दिस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया I1। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, इनकम अल्टीमेटली हमारी बढ़ेगी और हम Y1 से Y2 पे आ जाएंगे। अब हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने की वजह से आप कहाँ पे आओगे, आप हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आओगे, तो आप I2 पे आ गए। इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो आपकी इनकम फर्दर बढ़ेगी और आप Y3 लेवल पे आ जाओगे। इनकम फर्दर बढ़ने का मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एंड द साइकिल गोज ऑन। और आप लोग एक चीज और देखना, आस्ता आस्ता टाइम, ये जो डिस्टेंस है ये भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब इनकम बढ़ती गई, आपको यहाँ तक समझ आया, तो ये आपको डायग्राम देनी है। अब यहाँ पे हम नाइफ एज प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने हैरेट मॉडल पे नाइफ एज प्रॉब्लम पे बात की थी, यहाँ पे भी हम वैसे ही बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जब हमारा GY और S सिग्मा जो है वो बराबर नहीं है, बिकॉज स्टेडी स्टेट में हमें क्या दिखने को मिलता है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू एस सिग्मा। लेकिन अगर हम बोलें कि ये चीज हमारी एस सिग्मा के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास दो केसेस बनेंगे। केस वन, जहां पे डेल्टा वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन आई, इट इज ग्रेटर देन योर एस सिग्मा। एंड नंबर टू, डेल्टा वाई अपॉन वाई is equal to delta I upon I is less than your S sigma। हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। यहाँ पे ये जब डेल्टा वाई अपॉन वाई से हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था डिमांड के बारे में बात हो रही है। तो और यहाँ पे एस सिग्मा आपकी सप्लाई साइड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग बोल पाएंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। बिकॉज आपके पास पॉकेट में पैसा ज्यादा है, आप ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिमांड हो रहा है कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है वो उसको पूरा ही नहीं कर पा रही है। और लाइक वाइज जब हम यहाँ के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब सप्लाई हमारे पास बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है। डिमांड लेस देन सप्लाई है। जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं उसकी सेल हो ही नहीं रही, उसको कोई डिमांड कर ही नहीं रहा। जब उस प्रोडक्ट को कोई डिमांड कर नहीं रहा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एक्सेस कैपेसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और हमें यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर सेक्युलर स्टेग्नेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपने देखा, वहां पे भी हैरेट की केस में भी हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा था, स्टैग्नेशन देखने को मिल रही थी। लाइकवाइज इन केस ऑफ डॉमर हमें सेम रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई हम हैरेट और डॉमर को इकट्ठे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।